जरा सोचिए, अगर हमारी आंखों के सामने दो दुनियाएं हों, एक तो ये जिसमें हम अभी हैं, हमारी असली दुनिया, बिल्कुल। और दूसरी पूरी तरह डिजिटल कंप्यूटर से बनी हुई। हाँ, मतलब एक असली और एक वर्चुअल है ना, साथ साथ। बिल्कुल, ये ख्याल ही कितना मतलब रोमांचित लगता है। और मजे की बात यह है कि ये अब सिर्फ सोचने की बात नहीं रही। आज हम ऐसी ही दो तकनीकों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR और वर्चुअल रियलिटी VR। ये सिर्फ गेम्स या मनोरंजन नहीं है अब, ये तो हमारे सोचने, काम करने, दुनिया देखने का तरीका बदल रही है। सही कहा। और आज जो हम ये बातचीत कर रहे हैं, ये ऑगमेंटेड रियलिटी बनाम वर्चुअल रियलिटी डॉक्यूमेंट पर आधारित है। जी, उसमें काफी अच्छी तरह से समझाया गया इन दोनों को। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि उसमें जो खास बातें हैं, जो विश्लेषण है, वो सामने लाएं। मतलब ये तकनीकें हैं क्या असल में, इनमें क्या फर्क है, कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, और इनके फायदे, नुकसान, भविष्य में क्या हो सकता है, ये सब। तो शुरुआत करें वर्चुअल रियलिटी से। स्रोत उसे कहता है पूरी तरह डूब जाने वाली तकनीक। बिल्कुल। VR या वर्चुअल रियलिटी, जैसा वो दस्तावेज कहता है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको आपकी असली फिजिकल दुनिया से एकदम काट देती है। काट देती है मतलब आप एक हेडसेट लगाते हैं और बस आपकी आंखें, आपके कान सब एक कंप्यूटर से बनी 3D दुनिया में खो जाते हैं। स्रोत कहता है कि इसका मकसद ही है एक वैकल्पिक वास्तविकता बनाना। वैकल्पिक वास्तविकता? अच्छा, मतलब जैसे ही हेडसेट लगाया, आप जहाँ हैं वहाँ नहीं है। कोई उदाहरण है इसका स्रोत में? हाँ, कई है। सोचिए, आप अपने कमरे में हैं, हेडसेट लगाया और आप पहुंच गए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। अरे वाह! बर्फीली हवा की आवाज आ रही है। या मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और एक मुश्किल ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी बिना किसी असली मरीज के, सब वर्चुअल। या फिर किसी गेम की दुनिया में घूम रहे हैं जो पूरी तरह काल्पनिक है, सिर्फ कोड और पिक्सल से बनी। पर मजे की बात यह है कि दिमाग उसे असली जैसा मानने लगता है। स्रोत में विसर्जन या इमर्जन शब्द का जिक्र है। ये सिर्फ देखना सुनना ही है या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ देखना सुनना नहीं। स्रोत बताता है कि जो असली विसर्जन है ना, उसमें और भी इंद्रियां शामिल होती हैं। आजकल जो एडवांस्ड VR सिस्टम आ रहे हैं, उनमें हैप्टिक फीडबैक होता है। हैप्टिक फीडबैक वो क्या होता है? मतलब ऐसे ग्लव्स या सूट जो आपको वर्चुअल चीजों को छूने का या दबाव महसूस करने का एहसास दिलाते हैं। सोचिए, वर्चुअल दुनिया में आपने गेंद पकड़ी और आपको उसका वजन, उसकी बनावट महसूस हुई। कमाल है। हाँ, और आगे चलकर तो गंध और तापमान को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। VR का जो अल्टीमेट गोल है, वो है सारी इंद्रियों को शामिल करना। ये तो सच में एक बिल्कुल अलग दुनिया बनाने जैसा है। अच्छा, तो अगर VR हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाता है, तो फिर ये ऑगमेंटेड रियलिटी, AR, ये क्या करती है? स्रोत इन दोनों का फर्क कैसे बताता है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जिस पर स्रोत काफी जोर देता है। देखिए, VR आपको रियलिटी से हटाकर नई दुनिया में डालता है, जबकि AR आपकी जो अभी की रियलिटी है ना, उसे बढ़ाता है, इनहैंस करता है। ये आपकी असली दुनिया के ऊपर डिजिटल जानकारी या ग्राफिक्स या कोई ऑब्जेक्ट, उसकी एक परत लगा देता है। अच्छा। तो आप अपनी असली दुनिया ही देखते रहते हैं, पर उसमें डिजिटल चीजें जुड़ जाती हैं। स्रोत इसे कहता है वास्तविकता का संवर्धन। वास्तविकता का संवर्धन। हाँ, मुझे याद आया, स्रोत में मोबाइल फोन ऐप्स का जिक्र था। उसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज में स्मार्टफोन AR के कई उदाहरण दिए हैं। जैसे वो फर्नीचर वाले ऐप की बात हुई थी ना। हाँ। आप फोन के कैमरे से अपना कमरा देख रहे हैं और स्क्रीन पर उसी कमरे में एक वर्चुअल सोफा रखकर देख सकते हैं। उसका रंग बदल सकते हैं, घुमा सकते हैं। अच्छा, हाँ। ये AR है। इसी तरह कुछ पढ़ने पढ़ाने वाले ऐप्स हैं। आप फोन को किसी पुरानी इमारत पर पॉइंट करें तो स्क्रीन पर उसके बारे में जानकारी आ जाती है। या म्यूजियम में किसी पेंटिंग पर फोन करें तो कलाकार के बारे में पता चल जाता है। और वो सोशल मीडिया वाले फिल्टर्स जैसे इंस्टाग्राम पर होते हैं, स्रोत उनको भी AR मानता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत उन्हें कहता है कंज्यूमर ग्रेड AR। मतलब आम लोगों के इस्तेमाल वाला AR। ये बहुत पॉपुलर भी है। सही। जब आप अपने चेहरे पर वो वर्चुअल चश्मा या बिल्ली के कान लगा लेते हैं ना, वो असल में आपके लाइव वीडियो पर डिजिटल ग्राफिक चिपका रहा है। तो ये असली दुनिया यानी आपका चेहरा और डिजिटल जानकारी यानी फिल्टर, इनका मिक्सचर है। मोटा मोटा फर्क ये हुआ कि VR एक बंद, पूरी तरह से नकली अनुभव है और AR खुली हुई मिली जुली रियलिटी है, जहां डिजिटल और असली दुनिया साथ साथ है।
एकदम सही। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प लाइन थी कि वीआर शायद एक तरह का पलायन है, भागना है, जबकि एआर विस्तार है। इस पर क्या कहेंगे? ये नजरिया काफी हद तक सही लगता है। वीआर आपको आपकी मौजूदा हालत से, माहौल से बिल्कुल दूर ले जा सकता है। ये मनोरंजन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, यहाँ तक कि थेरेपी के लिए भी बहुत पावरफुल हो सकता है। पर हाँ, इसमें वो एस्केपिज्म वाली बात तो है। दूसरी तरफ एआर वो आपको आपकी ही दुनिया में रखता है और उसे शायद ज्यादा जानकारी वाला या ज्यादा काम का या ज्यादा मजेदार बनाने की कोशिश करता है। ये आपकी अभी की काबिलियत को बढ़ाने जैसा है। जैसे मान लीजिए कोई मैकेनिक है, वो एआर चश्मा पहनकर गाड़ी का इंजन देख रहा है और उससे मरम्मत के स्टेप्स सीधे उसकी आंखों के सामने दिख रहे हैं। वो कहीं भागा नहीं, पर उसका काम आसान हो गया, उसकी क्षमता बढ़ गई। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। चलिए अब इनके असली दुनिया में इस्तेमाल पर आते हैं। स्रोत भी कहता है कि तकनीक का असली मजा तो तब है जब वो असल जिंदगी में काम आए। तो गेमिंग तो ठीक है, उसके अलावा और कहाँ ये तकनीकें बदलाव ला रही हैं? दस्तावेज क्या कहता है? स्रोत कई फील्ड्स का नाम लेता है। मेडिकल फील्ड एक बड़ा उदाहरण है, जैसे हमने पहले बात की सिमुलेशन की। हाँ, प्रैक्टिस के लिए जी। वीआर डॉक्टरों और सर्जनों को मुश्किल ऑपरेशन की प्रैक्टिस करने का एक सेफ माहौल देता है। और एआर वो तो सर्जरी के दौरान क्रांति ला सकता है। दस्तावेज में एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताया गया है जहां सर्जन एआर चश्मे से मरीज को देखते हुए उसी वक्त उसकी नसें या ट्यूमर या दूसरी जरूरी चीजों का 3D मॉडल सुपर इम्पोज देख सकता है। अरे बाप रे, ये तो मतलब कमाल है। हाँ, इससे सर्जरी और सटीक हो सकती है, खतरा कम हो सकता है। क्या स्रोत आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में भी इसके असर की बात करता है? हाँ बिल्कुल। आर्किटेक्चर और रियल एस्टेट में वीआर का इस्तेमाल डिजाइन देखने दिखाने, क्लाइंट को समझाने के लिए बढ़ रहा है। क्लाइंट बनने वाली बिल्डिंग के अंदर घूम सकता है, उसे असली स्केल पर महसूस कर सकता है। और एआर का इस्तेमाल वो कंस्ट्रक्शन साइट पर यह देखने के लिए हो सकता है कि जो डिजाइन बना है वो मौजूदा बिल्डिंग के साथ कैसे फिट होगा। इंजीनियरिंग में एआर मुश्किल मशीनों की मरम्मत में टेक्नीशियन की मदद कर सकता है, उन्हें स्टेप बाय स्टेप निर्देश, डायग्राम सब सीधे उनकी आंखों के सामने दिखाकर। स्रोत इसे कहता है ऑन साइट इंफॉर्मेशन डिलीवरी। और पढ़ाई लिखाई, बच्चों के सीखने के तरीके पर भी कोई असर पड़ रहा है इसका? स्रोत शिक्षा को एआर और वीआर के लिए एक बहुत ही संभावनाओं वाला एरिया मानता है। सोचिए, हिस्ट्री की क्लास में बच्चे सिर्फ तस्वीरें न देखें बल्कि वीआर से पुराने रोम की गलियों में घूम सकें, मजा आ जाए। हाँ। या बायोलॉजी में बच्चे एआर से इंसान के दिल का 3D मॉडल अपनी मेज पर रखकर उसके अलग अलग हिस्से समझ सकें। दस्तावेज में कुछ स्टडीज का भी जिक्र है जो बताती हैं कि इस तरह से जो अनुभव करके सीखते ना बच्चे, हाँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जी, उससे उनकी समझ और याददाश्त दोनों बेहतर होती हैं। ये सीखने को सिर्फ जानकारी लेना नहीं बल्कि एक एक्टिव खोज बना देता है। वाकई ये उदाहरण तो दिखाते हैं कि ये तकनीकें सिर्फ खिलौने नहीं है, ये समस्याएं सुलझाने और हमारे अनुभव को बेहतर बनाने के बहुत ताकतवर औजार बन सकती हैं। लेकिन जैसा कि स्रोत चेतावनी भी देता है, हर ताकतवर चीज के साथ कुछ खतरे, कुछ चिंताएं भी जुड़ी होती हैं। तो वीआर को लेकर स्रोत क्या खास चिंताएं उठाता है? वीआर की सबसे बड़ी चिंता, जिस पर स्रोत काफी डिटेल में बात करता है, वो है असलियत से कट जाने का खतरा और बहुत ज्यादा पलायनवाद का। क्योंकि वीआर के अनुभव इतने गहरे और लुभावने हो सकते हैं, तो दस्तावेज इस बात पर फिक्र जताता है कि कुछ लोग शायद असली दुनिया की मुश्किलों और जिम्मेदारियों से बचने के लिए वर्चुअल दुनिया में जरूरत से ज्यादा वक्त बिताने लगें। अच्छा। इससे उनके सोशल स्किल्स पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर, असली रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। स्रोत इसे डिजिटल एडिक्शन के एक नए रूप की तरह देखता है। ये तो वाकई गंभीर बात है। और एआर के बारे में क्या चिंताएं हैं? क्या वो सिर्फ प्राइवेसी वाली बात है? प्राइवेसी तो यकीनन एक बहुत बड़ी चिंता है। इस पर स्रोत बात करता है। एआर डिवाइस, चाहे वो फोन हो या भविष्य के स्मार्ट चश्मे, वो लगातार हमारे आसपास की दुनिया को स्कैन करते हैं। कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन सेंसर सब इस्तेमाल करते हैं। हाँ। इससे बहुत सारा पर्सनल डेटा इकट्ठा होता है। अब इसके गलत इस्तेमाल का खतरा तो है ही, लेकिन स्रोत एक और दिलचस्प चिंता उठाता है, वास्तविकता प्रदूषण या डिजिटल क्लटर का खतरा। वास्तविकता प्रदूषण? हाँ, ये क्या मतलब हुआ? स्रोत ये सवाल उठता है कि सोचिए, क्या होगा जब हमारे चारों तरफ की दुनिया डिजिटल जानकारी और विज्ञापनों से पट जाएगी, जो हमें एआर चश्मों से दिखेगी। कौन तय करेगा कि हमें क्या दिखे, क्या नहीं? क्या हमारी असली दुनिया फालतू के डिजिटल ओवरले से गंदी हो जाएगी? ये तो न सिर्फ ध्यान भटका सकता है बल्कि हमारी असलियत की समझ को भी बदल सकता है। कंट्रोल किसके हाथ में होगा उस ऑगमेंटेड परत का? हमारे, कंपनियों के या सरकारों के? ये तो कंट्रोल का एक बिल्कुल नया लेवल हो गया।
इसी से जुड़ा स्रोत एक बुनियादी सवाल भी पूछता है कि क्या हम इन तकनीकों को कंट्रोल कर रहे हैं या ये हमें कंट्रोल करने लगी हैं। ये सवाल इन सारी चिंताओं के बिल्कुल बीच में है। हाँ, ये एक बहुत ही सेंट्रल नैतिक सवाल है जिसे स्रोत बार बार उठा रहा है। अक्सर होता यह है कि टेक्नोलॉजी का विकास हमारी नैतिक समझ और सामाजिक नियमों से कहीं आगे निकल जाता है। सही बात है। हमें बहुत सोच समझ कर ये पक्का करना होगा कि हम इन पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए करें। ऐसा ना हो कि हम अनजाने में इनके गुलाम बन जाएं। संतुलन साधना बहुत जरूरी है यहाँ। आगे देखते हुए भविष्य के बारे में स्रोत क्या अंदाजा लगाता है? ये तकनीकें हमें ले कहाँ जा रही हैं? क्या वाकई असली और वर्चुअल के बीच की लकीर धुंधली हो जाएगी? स्रोत का अंदाजा ये है कि भविष्य शायद ना पूरी तरह वीआर का होगा, ना पूरी तरह एआर का, बल्कि इन दोनों का किसी ना किसी तरह का मेल होगा, जिसे कभी कभी मिक्स्ड रियलिटी एमआर या एक्सटेंडेड रियलिटी एक्सआर भी कहते हैं। अच्छा। दस्तावेज एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां हम शायद हल्के फुल्के आम दिखने वाले चश्मे पहनेंगे। वो जरूरत के हिसाब से एआर ओवरले दिखा सकते हैं, जैसे रास्ते या कोई जानकारी। और अगर हम चाहें तो वो पूरी तरह अपारदर्शी होकर हमें वीआर का अनुभव भी दे सकते हैं। ऐसे में असली और डिजिटल के बीच आना जाना उतना ही आसान हो सकता है जितना आज हमारे लिए फोन की स्क्रीन देखना है। अगर ऐसा होता है तो हमारी पहचान का क्या होगा? स्रोत में डिजिटल पहचान के बढ़ते महत्व का भी जिक्र था। हाँ, ये एक और बहुत जरूरी पहलू है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। जैसे जैसे हम मेटावर्स या ऐसे ही दूसरे शेयर्ड वर्चुअल स्पेस में ज्यादा वक्त बिताएंगे, तो हमारे जो अवतार है ना, हाँ, डिजिटल रूप जी, वो हमारी पहचान का एक जरूरी हिस्सा बन सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग अपनी डिजिटल पहचान को अपनी असली पहचान से ज्यादा अहमियत देने लगें या उसे ही ज्यादा असली महसूस करें। स्रोत ये सवाल उठाता है कि इसका हमारे अपने बारे में सोचने के तरीके पर, हमारे सोशल इंटरैक्शन पर, यहाँ तक कि हमारे कानूनी अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा। क्या आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी उतनी ही कीमती होगी जितनी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी? ये तो बहुत गहरे सवाल है। तो इस सब संभावनाओं और चिंताओं के बीच स्रोत हमें रास्ता क्या सुझाता है? ये संतुलन बने कैसे? स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो है संतुलन और सचेत इस्तेमाल का, मतलब माइंडफुल यूसेज। दस्तावेज इस बात पे जोर देता है कि हमें इन तकनीकों को बस आंख बंद करके अपना नहीं लेना है, ठीक है, बल्कि इनके असर के बारे में लगातार सोचना है, बात करनी है। हमें पर्सनल लेवल पर और समाज के लेवल पर सीमाएं तय करनी होंगी। लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें सिखाना होगा ताकि वो इन तकनीकों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर सकें। लक्ष्य ये होना चाहिए कि एआर और वीआर हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएं, हमारी काबिलियत को बढ़ाएं, हमें दुनिया से जोड़ें, न कि हमें इससे काट दें या हमारी इंसानियत को ही कम कर दें। ये बात बहुत सही है। तकनीक तो अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी, उसका इस्तेमाल उसे दिशा देता है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो एआर और वीआर दोनों ही हमारी कल्पना और हमारी तकनीकी काबिलियत की हदों को आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, वीआर हमें पूरी तरह से नई गढ़ी हुई दुनिया में ले जा रहा है और एआर हमारी अपनी दुनिया को डिजिटल जानकारी से और रिच बना रहा है। सही कहा। और जैसा कि स्रोत अपने आखिर में इशारा करता है, शायद असली भविष्य इन दोनों के मिलने में ही है, संगम में। हाँ, एक ऐसा भविष्य जहां वास्तविकता की हमारी परिभाषा ही शायद बदल जाए। और यहीं पर स्रोत हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। जी, स्रोत आखिर में ये पूछता है कि जब डिजिटल और फिजिकल दुनिया इतनी गहराई से घुल मिल जाएंगी तो इंसानी अनुभव का असल मतलब क्या रह जाएगा? क्या ये अनुभव ज्यादा रिच होगा या कहीं अपनी असलियत खो देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, पर इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।